हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज की वीडियो में हम हैंडबॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसके रूल, मेजरमेंट, हिस्ट्री, सारी चीज़ें हम अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर फिर भी आप कोई डाउट या क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको पहले टीम हैंडबॉल भी बोला जाता था, यूरोपियन हैंडबॉल और ओलंपिक हैंडबॉल के नाम से भी जाना जाता था। नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको कोर्ट हैंडबॉल बोला जाता था। इसमें क्या होता था, खिलाड़ी ग्लव्स पहनकर स्क्वैश के ग्राउंड पर इस खेल को खेलते थे और इसके नियम भी स्क्वैश की ही तरह होते थे। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा माना जाता है इस खेल की शुरुआत जापान और चाइना में इसकी शुरुआत हुई है। और ऐसा माना जाता है प्राचीन काल में ग्रीक के अंदर यूरेनिया नाम का एक गेम खेला जाता था, जिसको कि होमर नामक कवि ने अपने काव्य ओडिसी में इसका जिक्र किया है, जिसको कि हैंडबॉल की तरह ही खेलते थे। ऊन के गोलों का इसमें प्रयोग किया जाता था। इसमें ऊन की बॉल को उछालकर वो कैच करते थे। और इस खेल का एक सीन एनग्रेव किया गया था स्टोन के ऊपर, जिसको 1926 में एथेंस सिटी के अंदर डिस्कवर किया गया था। और फिर रोम के अंदर भी एक खेल खेला जाता था हारपास्टेन नाम का, 130 से 200 एडी के बीच में। और ये खेल भी हैंडबॉल की तरह ही मिलता जुलता खेल था। मध्य यूरोप के अंदर भी कैच बॉल नाम का एक गेम खेला जाता था, जो कि हैंडबॉल की ही तरह था। ये सारे खेल जो हमने देखे प्राचीन काल में जो खेले जाते थे, ये सारे हैंडबॉल से मिलते जुलते खेल थे। लेकिन जो वास्तव में हैंडबॉल की शुरुआत है वो कब मानी जाती है? वो 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी के अंत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जर्मनी के जिम्नास्टिक मास्टर कोमार्ड के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक के अंदर इस खेल को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें कि 11 देशों ने भाग लिया था। और फिर पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसको आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। और इसकी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1944 में हुई, 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर बाजिल स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर हसन मुस्तफा, जो कि इजिप्ट के हैं। और हैंडबॉल की जो इंडिया के अंदर फेडरेशन है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 15 जून 1972 को 1972 को रोहतक हरियाणा में हुई। और इसका जो फाउंडर है वो कौन है? जगत सिंह लोहान। ये भी रोहतक हरियाणा से हैं। इन्होंने इसकी इस एसोसिएशन की जो स्थापना की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? करिशनपल्ली जगन मोहन राव। और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन AHF, इसकी स्थापना 1974 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत के अंदर। और प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल फहद अल अहमद अल सबाह। और एशियाई खेलों में इसको कब शामिल किया गया? 1982 में। 1982 के एशियाई खेलों में पहली बार आधिकारिक तौर पर इस खेल को शामिल किया गया। फिर उसके बाद हम इसकी कोर्ट मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह का इसमें कोर्ट होता है, जिसकी लेंथ होती है 40 मीटर और विड्थ होती है 20 मीटर। और इसमें देखिए, ये जो लाइन होती है ये है सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं। इस वाली लाइन को बोलते हैं फ्री थ्रो लाइन। और ये वाली लाइन जो है छोटा सा आपको दिखाई दे रही है, ये है 7 मीटर लाइन, इसको पेनल्टी लाइन भी बोलते हैं। और ये वाली लाइन होती है गोल लाइन। और ये वाली लाइन होती है गोल एरिया लाइन। और ये जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं साइड लाइन। और इसका जो डिस्टेंस है देखिए, ये गोल से लेकर जो फ्री थ्रो लाइन होती है इसका डिस्टेंस है 9 मीटर का। और इस गोल एरिया लाइन से लेकर गोल का डिस्टेंस है 6 मीटर का। और पेनल्टी लाइन तो 7 मीटर की है, नाम से पता लग रहा है 7 मीटर लाइन। और इसका डिस्टेंस देखिए गोल का 3 मीटर का। और 15 मीटर इस वाली गोल लाइन का डिस्टेंस है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 15 मीटर। और जो गोल लाइन होती है जहाँ पर गोल पोस्ट के बीच में, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गोल लाइन का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। और बाकी की जो भी लाइंस होती हैं इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है हैंडबॉल कोर्ट की। इसके अलावा यहाँ सब्स्टिट्यूशन एरिया रहता है 4.5 मीटर के डिस्टेंस पर लगाया जाता है। 4.5 मीटर दोनों तरफ को यहाँ पर लगाए जाते हैं। टाइम कीपर और स्कोरर यहाँ पर बैठेंगे, जजेस।
और यहाँ पर लगाए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंचेस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो हैंडबॉल गोल पोस्ट होता है, इसकी क्या मेजरमेंट होती है। 3 मीटर ये लंबा रहता है और इसकी हाइट कितनी होती है, 2 मीटर इसकी हाइट रहती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पीछे की तरफ को है देखिए 0.8 मीटर इसका डिस्टेंस रहता है। और ये नीचे की तरफ से थोड़ा क्या होता है 1 मीटर का रहता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए इसकी मोटाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है हैंडबॉल। जो हैंडबॉल होती है ये 3 साइज में आती है। एक है IHF साइज 3। इसमें देखिए मेंस और जो यूथ मेल होते हैं जिसकी एज होती है 16 से ऊपर, उनके लिए जो परिधि होती है बॉल की सरकमफ्रेंसिस क्या रहता है 58 से 60 सेंटीमीटर। और उनका वेट क्या रहता है, इस एज ग्रुप के लिए वेट कितना रहता है बॉल का 25 से लेकर 475 सेंटीमीटर। और जो साइज 2 आती है, साइज 2 बॉल में वीमेंस और फीमेल यूथ के लिए जिनकी एज 14 से ऊपर होती है और जो मेल यूथ होते हैं जिनकी एज 12 से 16 होती है, उनके लिए परिधि क्या रहती है, सरकमफ्रेंस क्या रहता है 54 से लेकर 56 सेंटीमीटर। और वेट कितना रहता है बॉल का 325 से लेकर 375 सेंटीमीटर। और जो साइज 1 होती है, साइज 1 में कौन आते हैं देखिए फीमेल यूथ में जिनकी एज 8 से 14 साल होती है, मेल यूथ में जिनकी एज 8 से 12 होती है, उनके लिए सरकमफ्रेंस क्या रहेगा बॉल का परिधि रहेगी 50 से 52 सेंटीमीटर। और जो वेट रहता है 290 से 330 सेंटीमीटर रहता है। और हैंडबॉल के अंदर देखिए हर एक मैच के लिए कम से कम 2 बॉलें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर उसके बाद है मैच कैसे स्टार्ट होता है, मैच की शुरुआत कैसे होती है। मैच की शुरुआत टॉस से होती है। जो भी टीम टॉस जीत जाता है उसके पास चांस होता है कि वो बॉल चूज करेगा या तो एंड चूज करेगा। अगर वो बॉल चूज करता है तो वो गेम की शुरुआत थ्रो ऑफ से करता है और ओपोनेंट के पास ये चांस होता है कि वो एंड चूज करें। अगर कोई टीम जो टॉस जीत जाती है अगर वो एंड चूज करती है तो ओपोनेंट फिर थ्रो ऑफ लेगा। अब थ्रो ऑफ में क्या होता है देखिए, थ्रो ऑफ से एक तो खेल की शुरुआत होती है, ठीक है, दूसरे हाफ की शुरुआत भी थ्रो ऑफ से होती है। और जब भी गोल होता है उसके बाद भी थ्रो ऑफ से खेल की शुरुआत होती है। और रेफरी के बिस्टल बजाने के बाद 3 सेकंड के अंदर थ्रो ऑफ होना चाहिए। और थ्रो ऑफ कोर्ट के सेंटर में कहीं से लिया जा सकता है 1.5 मीटर के डिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन में। और जो थ्रोअर के टीममेट्स होते हैं उनको सेंटर लाइन क्रॉस करने की अनुमति नहीं होती है बिस्टल बजने से पहले। थ्रो ऑफ लेते टाइम पर जो सारे ओपोनेंट प्लेयर रहते हैं वो थ्रोअर से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रहने चाहिए जिस समय पर वो थ्रो ले रहा हो। और थ्रो ऑफ से सीधे ही गोल भी किया जा सकता है। इस तरह से थ्रो ऑफ से गेम की शुरुआत हो जाएगी और किसी एक टीम को यहाँ पर बॉल का पोजीशन मिल जाएगा। और दोनों ही टीम का ये उद्देश्य रहता है कि वो ओपोनेंट के गोल में जाकर बॉल को डालें जिससे उनको पॉइंट मिलते हैं और जो भी ज्यादा गोल करेगा वो मैच जीत जाएगा। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लेयर। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। एक टीम के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। गेम शुरू करने के लिए कम से कम 5 खिलाड़ी कोर्ट पर रहने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन जैसा मैंने अभी बोला 7 प्लेयर सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन इसमें रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें कितने भी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, रिपीट किए जा सकते हैं। और हैंडबॉल के अंदर टाइम कीपर स्कोरर को कोई भी नोटिफाई करने की बताने की जरूरत नहीं होती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द मैच। मैच की अवधि कितनी रहती है, ये डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट होती है। जो 16 से ऊपर एज ग्रुप रहता है उसके लिए 60 मिनट का मैच रहता है जिसमें कि 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 30 मिनट का मैच रहेगा, 10 मिनट का इंटरवल ब्रेक रहेगा और 30 मिनट का फिर से मैच खेला जाएगा। और जो 12 से 16 साल के एज ग्रुप रहेगा उसमें 50 मिनट का मैच रहेगा टोटल, जिसमें 25-25 के 2 हाफ रहेंगे, 10 मिनट का इसमें इंटरवल टाइम रहेगा। और इसमें 8 से 12 की जो एज ग्रुप रहेगा उसमें 40 मिनट का मैच रहेगा जिसमें 20 मिनट का खेल, 10 मिनट का ब्रेक और फिर 20 मिनट का खेल होगा। और अगर मैच यहाँ पर टाई हो जाता है तो क्या होता है, तो ओवर टाइम दिया जाता है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ पर 5 मिनट का और खेल खेला जाएगा, 1 मिनट का इसमें ब्रेक दिया जाएगा और फिर 5 मिनट का खेल होगा।
और अगर इसके बाद भी टाई ब्रेक नहीं टूटता है तो फिर से यहाँ पर ओवर टाइम खेला जाएगा। जो सेकंड ओवर टाइम होगा ये भी 5 मिनट का इसमें खेल होगा, 1 मिनट का ब्रेक और फिर 5 मिनट का खेल इसमें होगा, यानी 5-5 मिनट के 2 हाफ का फिर से मैच होगा। और अगर इसके बाद भी टाई रहता है यहाँ पर थ्रो करवाए जाएंगे। उसके लिए पहले टॉस किया जाएगा ये देखने के लिए कि कौन पहले थ्रो कराएगा। 7 मीटर की लाइन से यहाँ पर थ्रो किए जाएंगे। दोनों ही टीमें 5-5 खिलाड़ियों के नाम अपने देगी, यानी कि 5-5 थ्रो यहाँ पर दोनों टीमों को दिए जाएंगे। और अगर फिर भी टाई रहता है तब फिर से यहाँ पर 5-5 खिलाड़ियों की टीम नाम देगी और फिर से यहाँ 5-5 थ्रो किए जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं टूटता है तो थ्रो तब तक जारी रहेगा जब तक कि टाई ब्रेक नहीं टूट जाता है। फिर उसके बाद है टाइम आउट। एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है? प्रत्येक टीम प्रत्येक हाफ में एक टाइम आउट ले सकती है। कितने मिनट का? 1 मिनट का। फिर नेक्स्ट है फुटबॉल के रूल के अंदर देखिए, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो अपने लोअर लेग से बॉल को टच नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको बॉल को घुटनों से ऊपर ही खेलना होता है। और बॉल के लिए डाइव करना भी हैंडबॉल में अलाउड नहीं होता है। और ग्राउंड पे रोल करना या लुढ़कना या पड़ना भी हैंडबॉल में अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद है जानबूझकर कोई भी प्लेयर यहाँ पर बॉल को इस तरह से नहीं खेल सकता कि साइड लाइन के बाहर बॉल चली जाए, या अपने ही गोल लाइन के बाहर बॉल को नहीं खेल सकता है। अगर जानबूझकर कोई प्लेयर ऐसा करता है तब उसको यहाँ पर फॉल दिया जाएगा। और कोई भी प्लेयर अपने ओपोनेंट प्लेयर को पुश नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ट्रिपिंग, हिटिंग, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। और कोई भी प्लेयर ओपोनेंट के हाथ से बॉल को हिट नहीं कर सकता, पंच नहीं कर सकता या पुल करके नहीं छीन सकता है। फिर इसके कुछ और रूल देखिए। जो 6 मीटर लाइन, कोई भी हैंडबॉल प्लेयर जो है वो जो गोलकीपर के सिवाय गोल एरिया में नहीं जा सकता है, वहां जाकर वो नहीं खेल सकता है। 6 मीटर की लाइन के अंदर ये वाला जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये है गोल एरिया। यहाँ पर गोलकीपर के अलावा कोई दूसरा प्लेयर जाके नहीं खेल सकता है। फिर नेक्स्ट है देखिए, हैंडबॉल के अंदर प्लेयर बॉल को लेकर 3 स्टेप से ज्यादा नहीं चल सकता है बिना ड्रिबलिंग किए, या बॉल को वो 3 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है अपने पास बिना बाउंस किए या शूट किए या पास किए। अगर वो ऐसा करते तो वो टीम बॉल का पोजीशन खो देगी, ओपोनेंट टीम को बॉल का पोजीशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है डबल ड्रिबल करना भी हैंडबॉल के अंदर अलाउड नहीं होता है, यानी कि कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकता कि उसके पास बॉल आई तो वो बॉल को फिर उसने बाउंस किया और फिर अपने पास होल्ड किया और फिर से बाउंस किया, ऐसा नहीं कर सकता। इसको डबल ड्रिबल बोला जाएगा और ये रूल के अगेंस्ट होता है। फिर है गोलकीपर। देखिए गोलकीपर के क्या क्या चीजें वो गोलकीपर कर सकता है, क्या चीजें नहीं कर सकता है, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गोलकीपर अपने गोल एरिया के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है और वो गोल एरिया से बाहर आ भी सकता है, वापस अंदर भी जा सकता है, लेकिन वो बॉल को लेकर गोल एरिया से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। और जब गोलकीपर गोल एरिया से बाहर आता है तब वो दूसरे प्लेयर की तरह ही खेल सकता है, उसके ऊपर भी सारे वही रूल लागू होंगे जो बाकी के प्लेयर के लिए होते हैं, यानी कि गोलकीपर दूसरे प्लेयर की तरह गोल एरिया से बाहर आकर खेल सकता है, लेकिन गोलकीपर बॉल को लेकर वापस गोल एरिया में नहीं जा सकता है। और जो गोलकीपर होता है, गोलकीपर किसी भी दूसरे प्लेयर के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, कोई भी कोर्ट प्लेयर गोलकीपर की जगह पर जा सकता है, गोलकीपर का काम कर सकता है और गोलकीपर कोर्ट प्लेयर बन सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही गोलकीपर का काम करेगा। फिर है थ्रो इन। थ्रो इन क्या होता है? देखिए जब बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाती है पूरी तरह से तो उसको तो थ्रो इन दिया जाता है, ठीक है। और जिस खिलाड़ी के हाथ को छूकर बॉल बाहर जाती है उसकी अपोजिट टीम को, ठीक है, ओपोनेंट टीम को यहाँ पर थ्रो इन मिलता है। और थ्रो इन लेने वाला खिलाड़ी अपना एक पाँव साइड लाइन पर रखकर गेंद को थ्रो इन करता है और फिर दूसरा पाँव कहीं पर भी वो रख सकता है। फिर थ्रो इन के दौरान जो ओपोनेंट प्लेयर रहते हैं, विपरीत खिलाड़ी रहते हैं, वो 3 मीटर के दूरी पर ही वो खड़े रहेंगे। फिर नेक्स्ट है फ्री थ्रो। फ्री थ्रो किन किन सिचुएशन में दिया जाता है वो देखिए कुछ इस तरह से है। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित व्यवहार करता है, या प्रतिबंधित व्यवहार यानी कि जैसे देखिए किसी को धक्का देना, मारना, खींचना, जकड़ना
या फिर चार्जिंग या ट्रिपिंग, ये सारे जो है वो प्रतिबंधित है, ये सब फॉल होते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फ्री थ्रो दिया जाएगा। या कोई बॉल को जो है वो प्रॉपरली नहीं खेलता है तब भी फ्री थ्रो दिया जा सकता है। गोल एरिया लाइन को टच करता है या क्रॉस करता है खिलाड़ी, या और कोई प्लेयर अगर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेव करता है या जानबूझकर टाइम वेस्ट करता है, ये पैसिव प्ले इसको बोला जाता है। पैसिव प्ले क्या होता है? अगर कोई भी टीम यहाँ पर जानबूझकर टाइम वेस्ट करती है, खेल को डिले करती है, तब उसको पैसिव प्ले बोला जाता है। या सब्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं हुआ हो तब भी फ्री थ्रो दिया जाता है। या गोलकीपर ने गोल एरिया लाइन को क्रॉस किया हो बॉल को कंट्रोल किए हुए, या गेम किसी दूसरी वजह से इंटरप्ट हुआ हो, जैसे कि किसी प्लेयर को चोट लग गई हो या दूसरी कोई भी वायलेशन हुआ हो। और अगर ऑफेंसिव टीम फ्री थ्रो या पेनल्टी थ्रो को इलीगली मैनर में यहाँ पर लेती है तब भी फ्री थ्रो दिया जा सकता है। और अगर कोई प्लेयर जानबूझकर बॉल को अपने ही गोल एरिया में खेलता है और गोलकीपर बॉल को टच करता है तब भी फ्री थ्रो दिया जाता है। और इस तरह से ये कोई भी गलती अगर होती है तो फ्री थ्रो लिया जाता है इमीडिएटली, और उस जगह से लिया जाता है जहां पर की गलती हुई हो। यहाँ पर अगर कोई फॉल हुआ है तो यहाँ से फ्री थ्रो लिया जाएगा, यहाँ हुआ तो यहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्री थ्रो लिया जाता है। और थ्रो फेंकने वाले का एक पांव लगातार कोर्ट के संपर्क में होना चाहिए और बॉल को 3 सेकंड के अंदर खिलाड़ी को छोड़ना होता है, यानी कि 3 सेकंड के अंदर फ्री थ्रो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी थ्रो। अब पेनल्टी थ्रो क्यों दिया जाता है? अगर यहाँ पर देखिए स्कोर होने का क्लियर चांस होता है और अगर उस स्कोर के क्लियर चांस को कोई भी इलीगली गलत तरीके से रोक लेता है, ठीक है, गोल नहीं होने देता है कहीं पर भी कोर्ट में, तब यहाँ पर पेनल्टी थ्रो दिया जाता है। यानी कि कोई खिलाड़ी गोल कर रहा है, उसका क्लियर शॉट है, क्लियर चांस है गोल होने का, और कोई ओपोनेंट खिलाड़ी उसको पीछे से पकड़ लेता है, उसको गोल नहीं करने देता है या उस बॉल के बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर पेनल्टी थ्रो दिया जाता है। और पेनल्टी थ्रो भी रेफरी की विसल बजने के 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर किया जाना चाहिए। फिर पेनल्टी थ्रो देखिए कहाँ से लिया जाता है, तो 7 मीटर थ्रो भी इसको बोला जाता है, नाम से स्पष्ट है। 7 मीटर की लाइन के पास से ये थ्रो लिया जाता है। यहाँ पर ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये है 7 मीटर लाइन, इसको पेनल्टी लाइन भी बोला जाता है। यहाँ से पेनल्टी थ्रो दिया जाता है और जो खिलाड़ी है इस रेखा को छू नहीं सकता है और बॉल को छोड़ने तक थ्रोअर का एक पांव फर्श के साथ संपर्क में रहना चाहिए और बाकी के सारे खिलाड़ी फ्री थ्रो लाइन के पीछे खड़े रहने चाहिए। यहाँ पर देखिए सारे फ्री थ्रो लाइन से पीछे खड़े रहने चाहिए और जो ओपोनेंट खिलाड़ी होते हैं वो इस थ्रोअर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर रहने चाहिए। फिर उसके बाद है कार्ड्स। कार्ड कौन कौन से दिए जाते हैं? एक इसमें येलो कार्ड होता है जो कि वार्निंग के लिए होता है। अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उसको वार्निंग दी जाती है, वार्निंग के लिए येलो कार्ड दिखाया जाता है। और अगर दोबारा से गलती करता है तो मैदान से 2 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है और फिर उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी भी टीम में नहीं आ सकता है। 2 मिनट के लिए टीम को 6 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ता है। फिर है रेड कार्ड। अगर यहाँ पर सीरियस ऑफेंस हो जाता है, कोई बहुत ही सीरियस गलती हो जाती है, तब यहाँ पर रेड कार्ड दिखाया जाता है। अगर कोई माइनर फॉल होते हैं तब तो येलो कार्ड से वार्निंग दी जाती है और अगर कोई भी सीरियस ऑफेंस होता है तब यहाँ पर रेड कार्ड दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी को उसकी गलती के लिए खेल से ही बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह मैच में कोई दूसरा खिलाड़ी भी नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर टीम को 6 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ता है। और फिर है ऑफिशियल कौन कौन से होते हैं? 2 रेफरी होते हैं, एक स्कोरर होता है और एक टाइम कीपर इसमें होता है। ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक सारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।